हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेकंड पार्ट चल रहा है हम लोग का इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाद में जो थर्ड पार्ट आया था आपका कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वो सब आया था। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। आज हम लोग इसकी बात करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, डाइल्यूशन की बात ज्यादा करेंगे। तो डाइल्यूशन करने पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर उसको हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या क्या वेरिएशंस आएंगे, कंडक्टेंस पे क्या वेरिएशंस आएंगे, कंडक्टिविटी पे क्या वेरिएशंस आएंगे, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या वेरिएशंस आएगा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या वेरिएशंस आएगा, तो और उसके कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो है इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ टर्म्स आएंगे जो आपके बोर्ड से भी रिलेटेड है एंड कंपटीशन से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक है हमारा, कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड विथ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। तो सबसे पहले क्या टॉपिक हमारा कंडक्टेंस है। क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, जैसे डाइल्यूट किया, क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया, तो आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वो 100 ml था तो उसको धीरे धीरे उसमें वाटर मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, वहां पे डाइल्यूशन करने से, वॉल्यूम करने से क्या हुआ, कंडक्टेंस इंक्रीज किया। क्या हुआ, कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया। और कंडक्टेंस इंक्रीज करते करते साथ में क्या हुआ, कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज कर रहा है। जब किसी चीज को डाइल्यूट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और यहां पे क्या होगा, अल्फा इंक्रीज करेगा। अल्फा से क्या मतलब, मीनिंग अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये इनका डिसोसिएशन कितना होता है, इनका डिसोसिएशन हमेशा लेस देन 100% होता है, लेस देन 100%, लेस देन 100%। ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, हमेशा 100 से कम डिसोसिएट होते हैं। तो जो अल्फा है, अल्फा को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH है, ठीक। तो ये CH3COO माइनस H प्लस, ये एसीटेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस बनाएगा। तो ये जो डिसोसिएशन हो रहा है इसका कितना हो रहा है, 100% नहीं है, क्या होगा, लेस देन 100% है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे यहाँ पे समझिए आप कि जो अल्फा है कितना है, 5% है। मान लीजिए सपोज किया है कि अल्फा कितना है, 5% है। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, इसका अल्फा भी बढ़ जाएगा। और अल्फा यहाँ पे 5% है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो गया, आफ्टर डाइल्यूशन 5 to 10% हो गया। पहले 5 था, कितना हो गया, 10%, 5 to 10% के बीच में हो गया। इट मीन्स जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स था बिग एसिड का, वो धीरे धीरे और आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। मतलब अल्फा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होंगे। तो ओवरऑल जो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
और डाइल्यूशन इंक्रीज करने के साथ साथ अल्फा भी इंक्रीज करता है, और इसके बाद क्या होगा, हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पे तो अल्फा हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। ऑलरेडी ये 100% डिसोसिएशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, जब इसको क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे तो यहां पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। और कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। देखिए क्यों ऐसा रीजन होता है। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl लिया, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl, सोडियम और क्लोरीन, क्या होता है, इनके बीच में जो एक फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसमें नेगेटिव चार्ज पे, इस स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। होता है। आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, आफ्टर डाइल्यूशन, जब इसको डाइल्यूट करेंगे तो यहां पे जो इसके फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यहां पे सोडियम आयन है, Cl आयन, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज किया आफ्टर डाइल्यूशन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो वाटर होता है, वाटर डाई इलेक्ट्रिक नेचर का होता है, ठीक है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका डिक्रीज करेगा, तो यहां पे आयंस होगी, आयंस इजिली मूव, आयंस जो होंगे इजिली मूव करेंगे, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। तो जिससे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस ओनली क्या होता है, इसका जो फोर्स होता है वो फोर्स थोड़ा सा वीक होता है, ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करिए। तो ये पहला टॉपिक हमारा हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, अब दूसरा जो है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा होता है। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, पीछे पढ़ चुके हम लोग इसको। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे क्या है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन में क्या होता है बताया मैंने, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ आयंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी कंडक्टिविटी। ठीक, तो इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहां पे कितने ml है इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml है। जैसे कोई कंटेनर छोटा है, कंटेनर है, ठीक, इसमें 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, क्या है 1 ml, ठीक, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, और जिसमें इसको इस तरह समझिए,
1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और इसमें कितने आयंस है? सपोज करिए कि इसमें ओनली 4 आयंस है, 2 केटायन है और 2 एनायन है, 2 केटायन 2 एनायन, टोटल कितने आयन है? ओनली 4 आयंस है, 4 आयंस, ठीक। अब क्या हुआ? आफ्टर डाइल्यूशन, अब इसको डाइल्यूट कर दिया गया। क्या किया गया? इसको डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट किया गया। मान लीजिए कि इसमें क्या किया गया कि 1000 ml वाटर मिला दिया गया। कितना मिला गया? 1000 ml। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे इस वाटर में आ जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट करने पे क्या हुआ? यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो जो नंबर ऑफ आयंस है क्या हो गए? दूर दूर चले गए। अभी यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आयंस पास पास है, तो नंबर, हाँ, तो अभी यहाँ पे जो पास पास है तो इनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। आफ्टर डाइल्यूशन, यहाँ पे गलत लिखा था, डेंसिटी ऑफ आयंस जो है क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ आयंस क्या होगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि अब आयंस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये आयंस आ गए, इधर आ गए, यहाँ पे आ गया आयंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी? डेंसिटी ऑफ आयंस जो होगी डिक्रीजेज होगी और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना था? ओनली 1 ml था। अब इसका वॉल्यूम हो गया कितना? 1000 ml। कितना हो गया? 1000 ml हो गया। तो जितना नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब धीरे धीरे क्या होगा? फिर से देखते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज किया। डेंसिटी ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ओनली 4 आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन द वॉल्यूम इंक्रीजेज बट नंबर ऑफ आयंस द डिक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज। और यहाँ पे क्या होगा आगे? 1 ml आयंस डिक्रीजेज। अब कंडक्टिविटी, मेन बात करेंगे किसकी? कंडक्टिविटी। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ ही नहीं रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये केस किसका था? कंडक्टिविटी के केस में था कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसे नोट करिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये थर्ड वाला टॉपिक होगा। पहला हम लोगों ने कंडक्टेंस पढ़ा, दूसरा कंडक्टिविटी, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, जो मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी होती है, एम फार क्या है? मोलरिटी, एम फार क्या है? नॉर्मेलिटी। यहाँ पे एम पीछे पढ़ भी चुके हैं आप, क्या होता है? मोलरिटी होती है। एम फार क्या होती है? मोलरिटी। और एन फार क्या होती है? नॉर्मेलिटी। यहाँ पे इसके टर्म्स दिए गए हैं, मोलरिटी नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी भी कम हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीजेज, नॉर्मेलिटी डिक्रीजेज, मोलरिटी डिक्रीजेज। और वॉल्यूम डिक्रीजेज तो मोलरिटी इंक्रीजेज, नॉर्मेलिटी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 केस आए, केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्या हुआ? डाइल्यूशन करने पे डाइल्यूशन इंक्रीज किया गया तो वॉल्यूम यहाँ भी इंक्रीज करता है, कप्पा डिक्रीज कर गया। क्या हुआ? कप्पा डिक्रीज कर दिया और मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज किया एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज किया। डाइल्यूशन करने पे कप्पा भी डिक्रीज किया, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज किया एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज किया। सेकंड केस में डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम इंक्रीज किया, यहाँ पे मोलरिटी डिक्रीज कर गई एंड नॉर्मेलिटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। वॉल्यूम बढ़ाने पे, जब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ? मोलरिटी डिक्रीज कर गई है, नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर गई। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो गई? दोनों इंक्रीज कर गई। यहाँ पे देखिए, अगर जब मोलरिटी डिक्रीज कर रही है तो ये इसके क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलरिटी जब क्या हुई? डिक्रीज कर गई, इंक्रीज, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। यहाँ पे नॉर्मेलिटी डिक्रीज की तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हुई? इंक्रीज कर गई।
तो सेम इसी फार्मूले के मेथड से आप इसको समझिए कि सेकंड केस में क्या है, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम इंक्रीज किया, मोलरिटी डिक्रीजेज, नॉर्मेलिटी डिक्रीजेज एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज आफ्टर एक्सपेरिमेंटली। अब इस दोनों केस में ये हुआ कि दोनों में दो तरह के आ रहा वेरिएशन, तो किस चीज को माना जाए कि कौन सा सही है। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, ये मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड मोर ऑन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी पे। ज्यादा किस पे डिपेंड है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी पे। ठीक, इट मींस आफ्टर डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकल के ये आया कि जब डाइल्यूट करेंगे हम तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये मोर या मैक्सिमम डिपेंड किस पे है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी पे। नोट करके लिखा गया यहाँ पे कि डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। और कंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीज कर रही है, और मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, इसे नोट करिए, फिर आगे जो है हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन आर डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, इस फर्स्ट में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, अल्फा जो होता है 100 डिग्री होता है, 100% होता है, और स्मॉल वेरिएशन होता है। आपको पीछे पढ़ाया था स्मॉल वेरिएशन की मीनिंग क्या है, यहाँ पे कि जो आयंस होते हैं, आयंस जैसे ये पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव आयंस है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ऐसा फोर्स होता है, यहाँ पे स्ट्रांग फोर्स होता है। आफ्टर डाइल्यूशन जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो आयंस है इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, वीक फोर्स होगा, वीक फोर्स हो जाएगा, और आयंस क्या होंगे, इजीली मूव करेंगे आफ्टर डाइल्यूशन। तो स्ट्रांग फोर्स से क्या होगा, वीक फोर्स हो जाएगा। ये फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग रहता है, और जब इसको जब स्ट्रांग फोर्स होगा तो यहाँ पे आयंस थोड़ा सा टाइटली पैक होंगे, इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे, वाटर डालेंगे, तो वाटर कैसा होता है, डाई इलेक्ट्रिक नेचर का होता है, जिसके थ्रू क्या होगा, ये आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये फोर्स क्या होगा, वीक हो जाएगा, जिससे आयंस इजीली मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी अल्फा 100% होता है, तो जिसका स्मॉल वेरिएशन आता है आफ्टर डाइल्यूशन में, कोई आयंस नहीं बढ़ता है, सिर्फ आयंस की क्या होती है, मोबिलिटी बढ़ती है वहां पे। तो जिसको एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, जिसमें लिया गया है क्या, इसके वर्सेस में लेते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन के वर्सेस में लेंगे। तो KCl एंड HCl दोनों है। KCl एक सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl क्या है, एक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका ग्राफ पे वेरिएशन देखेंगे हम लोग, क्या होगा, ये कंसंट्रेशन है। देखिए कंसंट्रेशन को रूट में ले लिया गया एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि यहाँ पे जब कंसंट्रेशन को रूट में लिया गया तो इसका एक थोड़ा सा क्या होता है, स्लोप बन जाता है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर इसको हम कंसंट्रेशन रूट में ना ले तो क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा जिगजैग ग्राफ बनेगा, तो वो एक सही से आएगा नहीं, इसलिए इसको रूट में लिया गया कंसंट्रेशन को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, व्हेन
टू मूव लेफ्ट टूवर्ड्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जब डाइल्यूट किया गया इसको तो क्या हुआ, हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन टू मूव लेफ्ट टूवर्ड्स, इधर आ रहे हैं, इस साइड से इधर आएंगे घूम, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पोजीशन थी, कंसंट्रेशन ये हो गई। अब क्या हुआ, डाइल्यूशन के बाद इतनी कंसंट्रेशन हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ से कंसंट्रेशन आ रही, तो एक कंडीशन आएगी धीरे धीरे कंसंट्रेशन जीरो की तरफ, जीरो तो करेंगे नहीं लेकिन मतलब जीरो की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन इधर से लेफ्ट से राइट आ रहे हैं। तो व्हेन टू मूव लेफ्ट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, तो डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। व्हेन कंसंट्रेशन इज सी नॉट, मतलब सी नॉट का मतलब क्या हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर जीरो कर दें तो देन वॉल्यूम इज इनफाइनाइट हो जाएगा। वॉल्यूम इज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन क्या कर दें हम, सी नॉट कर दें, सी जीरो कर दें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया फार्मूला लिखा मैंने कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा है ना, तो डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूशन में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। जब हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फिर से देखिएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो कंसंट्रेशन जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखिए यहाँ पे केसीएल, अब इसका थोड़ा डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। ग्राफ ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन बन रहा है, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आया है। ऑलरेडी क्या है ये अल्फा 100% है, कितना 100% डिसोसिएशन हो चुका है, ठीक। तो थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन आ रहा है, वीक फोर्स हो जा रहा है इसका, तो थोड़ा सा आयंस की मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है आफ्टर डाइल्यूशन। ऐसे एचसीएल है तो एचसीएल का ग्राफ इसके ऊपर बनता है, एक्सपेरिमेंटली है, तो ये थोड़ा सा आ रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ बढ़ रहा है। अब एक कंडीशन आ जाएगी क्या, कि अगर कंसंट्रेशन क्या कर दें हम इसका जीरो कर दें, क्या करें, जीरो करें, तो यहाँ पे जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, इस पे आ जाएगी, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन अगर हम जीरो कर दें, क्या करें, जीरो कर दें, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे देखिए। अब यहां पे केसीएल है और एचसीएल है, केसीएल है एचसीएल, तो एचसीएल और केसीएल दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर हम इसमें दोनों में देखें कि किसके इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है और किसकी कम है, तो देखिए यहाँ पे क्लोराइड आयन दोनों में सेम है, जैसे HCl है और KCl है, ठीक। तो क्लोरीन इसमें भी प्रेजेंट है और क्लोरीन इसमें भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है इसकी मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर देन द पोटेशियम आयन की। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या है कि द इनफाइनाइट लिख सकते हैं इसको ऐसे हम कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या है, HCl इज द ग्रेटर देन, इससे होगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द HCl ड्यू टू द मोर मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ड्यू टू मोर मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब देखिए जब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये धीरे धीरे जाके क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे, वाई पे इंटरसेप्ट करेगा सी का, ठीक है। ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा वाई सी का अंडर रूट, तो इसका एक क्या होगा, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ तो बन ही रहा है, इसका क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगा। दूसरी चीज, ये जो यहाँ पे हमारा इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन, जीरो, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट
डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कब होगा, जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, इनफाइनाइट, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से एक इक्वेशन आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन का, जो क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या डिपेंड कर रहा है, y हो गया क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। ये क्या है, एम एक्स क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, एंड प्लस क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। फिर क्या हुआ, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, इसको फार्मूला लगाया गया तो क्या इक्वेशन बन गया हमारा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। फिर क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को इधर लाया गया, माइनस बी रूट सी। ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये फाइनल इक्वेशन बना फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक। जिसको बोलते हैं हम लोग डिवाई हकल्स आन-सेगर इक्वेशन, डिवाई हकल्स आन-सेगर इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा पूरा वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ आर डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसे नोट करिए आप लोग, ठीक है। और जो है अभी इसकी मीनिंग हम बता रहे हैं, इसको नोट करिए पहले। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा है डिवाई हकल्स आन-सेगर इक्वेशन, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, ये वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ पे जो है ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या रिप्रेजेंट करता है, सी कंसंट्रेशन। और यहाँ पे डेल्टा एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। यहाँ पे डेल्टा एम इनफाइनाइट का मतलब हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब बच रहा है आपके पास क्या है, बी। तो बी क्या है, कांस्टेंट डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग, डिपेंड ऑन प्रेजेंट करेगा ये सॉल्वेंट पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट पे होगा ये, कांस्टेंट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट मतलब किस टाइप का सॉल्वेंट है उस पर ये डिपेंड करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब केस नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग अभी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब दूसरा केस नंबर 2 में क्या है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या होगा, जब डाइल्यूशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पीछे पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। क्योंकि अल्फा क्या होता है, लेस देन 100% होता है। हमने दिखाया था आपको एग्जाम्पल में कि 5% डिसोसिएशन होता है। जब उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो डाइल्यूट करने पे क्या होता है, वो 5 to 10% इंक्रीज जाता है। जब इंक्रीज करेगा अल्फा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो वहां पे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, दैट इज वाई एक्सिस है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, जब इसका हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे रहे हैं, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो पहले जैसे मान लीजिए हमने लिया एस्टिक एसिड CH3COOH है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन, ध्यान देना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा।
ये कुछ इसका ग्राफ हाइपरबोला बनेगा लगभग, ठीक है। वहां पे क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, हाइपरबोला रेक्टेंगल का, हाइपरबोला रेक्टेंगल। ये हाइपरबोला रेक्टेंगल का ग्राफ बनेगा। ये यहां पे देखिए, जब इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अल्फा भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, अल्फा भी इंक्रीज कर रहा है। इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ ये सीधे जा रहा है, यहाँ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है, टच नहीं कर रहा है। जब ये इस पे टच ही नहीं करेगा तो हम मोलर इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकाल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी जब तक ये इस पे टच नहीं करेगा, इसको डाइल्यूट करते रहे, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, देखिए हाइपरबोला रेक्टेंगल। जैसे दूसरा ले रहे हैं एग्जाम्पल में SCOH, HCOOH, ये क्या है, फार्मिक एसिड। इसका भी ग्राफ लगभग कुछ ऐसे ही बनेगा, इस तरह से ये बनेगा, हाइपरबोला रेक्टेंगल ग्राफ बन रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन जैसे यहाँ पे निकाल ले रहे हैं वैसे कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हमारी, और एक बिग प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम आई कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यू कैन नॉट कैलकुलेट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट कैलकुलेट, फॉर weak electrolyte you can not calculate, you cannot calculate infinite molar conductivity, infinite molar conductivity by this method, by this method। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यू कैन नॉट कैलकुलेट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी बाय दिस मेथड, ठीक। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, इसका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकल पाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ गया, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकला, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आया कि मतलब जो हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकालनी कैसे है, इसके लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से निकला, फॉर कोलराउस लॉ। दिस प्रॉब्लम आर सॉल्व दिस प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय कोलराउस लॉ, दिस प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय कोलराउस लॉ। ठीक, तो यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे हम लोग, किसके निकालेंगे, कोलराउस लॉ से निकालेंगे। तो आगे हम लोग सीखते हैं कि कोलराउस लॉ है क्या, इसका यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस लॉ फॉर बोर्ड के लिए, फॉर एग्जाम के लिए, ठीक है। अब कोलराउस लॉ का आपको ये पता चल जाएगा कि कोलराउस लॉ आया कहां से और इसका यूज क्या था। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जब आई तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल क्या आया, कोलराउस लॉ आया, ठीक है। इसे नोट करिए आप, फिर आगे हम कोलराउस लॉ बता रहे हैं आपको। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्या है, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्यों आया, मैंने आपसे क्या बताया कि जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकल पाया, ठीक, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ गया, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, फॉर कंपटीशन एग्जाम के लिए।
पढ़ते हैं कोल्हाउस लॉ क्या है। द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स लॉ स्टेट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज the sum of the individual contribution of cation and anion. the sum of मतलब इसको ऐड करते हैं हम लोग, the sum of the individual contribution of cation and anion, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में जो केटायंस एंड एनायन होते हैं उनको क्या कर लेते हम लोग, ऐड कर लेते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये कोल्हाउस लॉ कहता था कि द स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, उसकी रिप्रेजेंट करेंगे उसको केटायन एंड एनायन का इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी आएगा। इट इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल किसके हो जाएगा, लेमडा मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा इनफाइनाइट मोलर केटायन फॉर लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एनायन। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे NaCl लेते हैं तो NaCl क्या है, यहाँ पे लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी और इसका क्या है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैसे, क्योंकि NaCl जो होता है NaCl केटायन एंड एनायन के फॉर्म में जाएगा, Na+ एंड Cl- के फॉर्म में जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, लेमडा m मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट केटायन अपने पास क्या है, Na+ है, फिर क्या हो जाएगा प्लस लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ब्रैकेट Cl-। ठीक, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या लिखते हैं, KCl ले रहे हैं तो KCl जो होता है ये भी डिसोसिएट हो जाएगा K+ में एंड Cl- के फॉर्म में, तो यहाँ पे K+ केटायन और Cl क्या है, एनायन है। फिर क्या होगा, इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इक्वल टू लेमडा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट और K+ प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी क्या जाएगा, Cl-। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग इस फॉर्म में करते हैं, और जो वैल्यू दी रहती है उस वैल्यू का ऐड करने के बाद में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी को कोल्हाउस लॉ को दूसरे तरह से डिफाइन किया गया है, क्या बताया गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट in a strong or weak electrolyte is equal to the sum of the molar conductivity of its cation and anion at infinite dilution। आगे क्या है कि with each cation and anion multiplied by the number of that cation and the number of that anions, मतलब जितने भी केटायन होंगे या एनायंस होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे कि लिखा है विद ईच केटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ दैट केटायन, मतलब जितने केटायन होंगे जितने एनायन होंगे वो टोटल जितने नंबर ऑफ केटायन होंगे नंबर ऑफ एनायन होंगे उससे मल्टीप्लाई होंगे द नंबर ऑफ दैट एनायंस प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कोल्हाउस लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया। तो यहाँ पे क्या है, इस थ्योरी का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, कैसे क्या लिखा था हम लोगों ने, लिखा था कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, किसके लिए था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर
कैटायन प्लस लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी और एनायन। ठीक, तो यहां पे जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज एल्युमिनियम सल्फेट, ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा एक्वस सोल्यूशन में, तो Al3+ और प्लस क्या जाएगा SO4 2- जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट के फॉर्म में। तो यहां पे देखिए एल्युमिनियम के कितने आयंस हैं, यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करिए इक्वेशन को, 2 हो गया, और सल्फेट के यहाँ पे SO4, यहाँ पे कितने आयंस हो गए, 3 आयंस हो गए। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी में अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन। ठीक, तो इसको देखिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर्म किसके लिए है, Al2SO4 है, Al2SO4 इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, क्या लिख रहे थे हम लोग, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी क्या लिख रहे थे हम लोग, यहां पे लिख रहे थे कैटायन, हो गया कैटायन, प्लस इनफाइनाइट लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, यहां पे क्या लिख रहे थे हम लोग, एनायन SO4-2 हो जाएगा हमारा। अब क्या है आगे देखिए, यहां पे क्या बताया गया था कि द मोलर कंडक्टिविटी, आप यहां तक लिख पढ़ लिया था आपने, यहां तक तो हो गया। अब क्या है, विद ईच कैटायन एंड एनायन, विद ईच कैटायन एंड एनायन multiplied by the number of that cation and the number of that anions present in that electrolyte। तो यहाँ पे कितने कैटायन एंड एनायन है, यहाँ पे 2 कैटायन है, तो इसको हमने क्या किया, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 एनायन से, तो क्या हो जाएगा 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब यही है कि इसको हम लोग जितने टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायंस होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक इक्वेशन और देख लीजिए आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgOH का होल ट्वाइस है, क्या है MgOH का होल ट्वाइस, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ये है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या लिया, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस है, इक्वल टू कैपिटल गाइस लेमडा, लेमडा हो जाएगा इनफाइनाइट, लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। अभी जब ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होंगे तो ये आएगा Mg2+ और ये आएगा OH-, और OH यहाँ पे 2 है, तो 2 आयंस OH के आएंगे, Mg के 2+, 1 आयन आएंगे। फिर कैटायंस लिखते हैं Mg2+ प्लस लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, आ जाएगा क्या, यहाँ पे OH- आएगा। ठीक, अब इसके नंबर ऑफ आयंस जितने होंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पे देखिए ओनली 1 है तो करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे 2 है तो क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोलराउस लॉ हो गया। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको नोट करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, पहले इसे नोट करिए आप। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे वाटर है, वाटर, तो वाटर किस फॉर्म में जाएगा, एक तो H+ में जाएगा, दूसरा क्या जाएगा OH- में, H+ में जाएगा और OH- में। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक, वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या लगाए थे हम लोग, ये तो फार्मूला था, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैटायन प्लस
लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन ठीक, इसी फार्मूले पे रख दीजिए आप, लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। केटायन में आपके पास क्या H प्लस है, प्लस लेमडा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा OH माइनस। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए, ये आज हमारा जो है लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कोल्हाउस लॉ था। अच्छा, इसमें अभी हम कंपटीशन वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड लेवल पे आते हैं कुछ। अब जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ जो CBSE बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, उसका एक वीडियो अलग से हम डालेंगे कोल्हाउस लॉ का, स्पेशली कोल्हाउस लॉ के होंगे, जिसमें कोल्हाउस लॉ को डिफाइन किया जाएगा और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसके एक अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे आज, उससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक हमारा था कोल्हाउस लॉ, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है बैटरी। तो बैटरी प्राइमरी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है, रिचार्जेबल होती है, एक रिचार्जेबल होती है, एक नॉन रिचार्जेबल होती है। तो उससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बैटरी से रिलेटेड करेंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक जो है हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है। इसको आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और इसको पढ़ते रहिए आगे। ओके, थैंक यू क्लास, ठीक।